नमस्कार दोस्तों, 2014 में यदि आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़ी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी इंटरस्टेलर। इस फिल्म में साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे कि ब्लैक होल्स, वर्म होल, एलियन प्लैनेट्स, इन सबको बड़ी साइंटिफिक और एक्यूरेट वे में समझाया गया था। लेकिन इस फिल्म का सबसे भयंकर सीन इस फिल्म के क्लाइमेक्स में था, जब फिल्म का मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल में गिर जाता है। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गारगेंटुआ, जिसमें कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ इस ब्लैक होल में गिरते हैं। शुरू में इनके चारों ओर सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीटली डार्कनेस। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर की ओर गिरते हैं, उन्हें ग्रेन जैसे पार्टिकल दिखाई देते हैं, जो उनके स्पेसक्राफ्ट को लगने लग जाते हैं। लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, चिंगारियां निकलती है, जिससे उनके स्पेसक्राफ्ट को आग लगने लग जाती है। मजबूरन उन्हें स्पेसक्राफ्ट से इजेक्ट होना पड़ता है, जिससे वो ब्लैक होल में गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर वो खुद को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं, एक 5 डायमेंशनल टेसरेक्ट, एक बहुत एक दिमाग हिला देने वाली चीज, जहां पर ये खुद के पास्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, वो भी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। इन सब सीन्स को देखकर आपके मन में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सब पॉसिबल है? क्या सचमुच यदि हम एक ब्लैक होल में गिरेंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं सब सवालों को आज की इस वीडियो में। Black holes are among the most fascinating objects in our universe, and also the most mysterious. Black holes remained largely unknown until the 20th century. An untold number of black holes are scattered throughout the universe. कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ब्लैक होल्स का इतिहास ज्यादा कुछ पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले तक तो ब्लैक होल्स के बारे में कोई कुछ जानता तक नहीं था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण ही हमने आगे चलकर ब्लैक होल्स की खोज की। एक्चुअल में इस थ्योरी के 2 हिस्से थे। इसमें फर्स्ट था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेकंड था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताता है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट में हैं जो कि काफी तेज गति से उड़ रहा है, क्योंकि वो काफी तेज स्पीड में है, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा रिलेटिवली उन लोगों से जो कि स्पेसक्राफ्ट में नहीं है और जो कि धरती पर है। रिलेटिव शब्द एक बहुत ही जरूरी शब्द है, क्योंकि जब आप स्पेसशिप में होंगे तब आपको फील ही नहीं हो रहा होगा कि टाइम कितना स्लो चल रहा है, क्योंकि आपके लिए तो टाइम की वही स्पीड होगी जो कि नॉर्मली होती है। बस आप जब धरती पर आओगे तब आप पाओगे कि टाइम कितना डिफरेंट चल रहा था। इस फिनोमिनन को बोला जाता है काइनेटिक टाइम डायलेशन। केवल स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम का डायलेशन हो सकता है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा, जिसे साल 1915 में उन्होंने डेवलप की थी। जिसके अनुसार जहां पर आप जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, वहां के लिए उतना ही ज्यादा टाइम स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है और इंटरस्टेलर मूवी में इसे बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया था, जब कूपर और उनकी टीम एक एक्वा प्लेनेट पर लैंड करती है। एक्वा प्लेनेट पर वहां का 1 साल धरती के 7 साल के बराबर होता है। ऐसा उस प्लेनेट पर इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो गारगेंटुआ ब्लैक होल के काफी ज्यादा नजदीक होता है। इस कारण उसकी ग्रेविटी वहां की टाइम को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब आइंस्टाइन ने इसे इमेजिन करने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक मैश जिसमें सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट अपने सही स्थान पर रखे गए हों। जितना ज्यादा इन ऑब्जेक्ट में मास होगा, उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम के फैब्रिक में बेंड करेंगे। तो इसका असर न केवल प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, बल्कि टाइम का भी डायलेशन होगा। इसके साथ साथ बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे साउंड, हीट और लाइट, इन पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ेगा। यही सेकंड कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में निकाला। इसका मतलब है दोस्तों, ऐसे भी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट संभव हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो कि वो लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से ब्लैक होंगे, क्योंकि लाइट को वो निकलने ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है ब्लैक होल्स में। बट दोस्तों, जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई तो वे जानते थे कि ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, और वे थ्योरेटिकली मानते भी थे कि ऐसे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट संभव हो सकते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करें।
लेकिन आइंस्टीन नहीं जानते थे कि एक्चुअल में ऐसी कुछ चीज संभव है। इनफैक्ट जब तक वो जिंदा थे तब तक ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट काफी उन्हें अजीबोगरीब लगता था। वे मानते थे कि होने को तो इन्फिनिटी को भी हम मान सकते हैं। उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। उनके देहांत होने तक तो ब्लैक होल्स का वर्ड भी इन्वेंट नहीं हुआ था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट आइंस्टीन की थ्योरी में ये भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हर जगह हम इंस्टेंटली फील करते हैं, बल्कि इसकी अपर स्पीड होती है लाइट की स्पीड। इसे हम एक प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। मान लो कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है, क्योंकि धरती पर आने वाला सूरज का प्रकाश 8 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग सूरज के गायब होने का धरती पर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट भी हम 8 मिनट बाद ही फील कर पाएंगे। है ना एक दिमाग हिला देने वाली चीज। आइंस्टीन के बाद थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर कई साइंटिस्टों ने काम किया, जैसे कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जोहान्स ड्रोस थे। इन्होंने कई इक्वेशंस को फाइंड की और कई इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश की, जिससे थ्योरेटिकली प्रूव हो पाया कि ब्लैक होल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। 1960 तक आते आते रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने भी माना कि थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी हम एक दिन ब्लैक होल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये चीज सचमुच स्पेस में एग्जिस्ट करती है। ब्लैक होल शब्द पहली बार एक मैगजीन में 1964 में इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये शब्द 1967 में पॉपुलर हुआ जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। हालांकि ब्लैक होल शब्द सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है। सुनकर लगता है कि वहां कोई होल होगा स्पेस में, लेकिन वहां पर कोई होल नहीं होता स्पेस में। ब्लैक होल्स स्टार से बनते हैं और उनके सेंटर में कुछ मटेरियल होता है। अब स्टार क्या होता है दोस्तों? जैसा कि सन भी एक स्टार है और उसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है, जिसके कारण लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है। इसके साथ ही इसके अंदर की तरफ ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगता है, जिसके कारण एक स्टार जिंदा रह पाता है। इस तरह से स्टार इक्विलिब्रियम मेंटेन करके जिंदा रह पाता है। बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है रिएक्शन के कारण और अंदर की तरफ फोर्स लगता है ग्रेविटेशन के कारण। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है वो फ्यूल की वजह से हो रही है, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहने वाला है, कभी न कभी ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही बचेगा। तो ये जो स्टार है वो अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा अपनी खुद की ग्रेविटी में। वैसा ऐसे होने में अभी काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारे सन की लाइफ अराउंड 10 मिलियन ईयर से भी ज्यादा है। और आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है उस स्टार के मास पे। यहाँ एक चार्ट देखते हैं स्टार के लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, एवरेज सा स्टार है, तो वो रेड जायंट में बदल जाता है। इसके बाद वो प्लेनेटरी नेब्यूला बन जाता है या व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन यदि वो बड़ा स्टार है, काफी भारी स्टार है, उसका फ्यूल खत्म होकर वो ठंडा हो जाता है, तो वो रेड सुपर जायंट में बदलता है। फिर वो सुपर जायंट फटकर सुपरनोवा में बदल जाता है। इसके बाद बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर बहुत छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और यही वो कोर थोड़ा बड़ा है तो उसको ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितना मास एक स्टार में होता है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि एक ब्लैक होल बन सकता है। तो स्पेसिफिकली कितने छोटे वॉल्यूम में ये मटेरियल कंप्रेस करेगा? यदि कोई स्टार हमारे सन जितना ही बड़ा है, अगर उसका ब्लैक होल बना तो उसका डायमीटर ब्लैक होल की रेंज के 50 किलोमीटर के अंडर में ही होगा। हाँ, इतना कम हो जाता है एक स्टार का वॉल्यूम, आप इमेजिन कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा सन बड़ा होकर कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा। इस बात को प्रूव किया था एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट निकाली थी। उन्होंने कहा कि एक व्हाइट ड्वार्फ
कि मैक्सिमम मास 1.39 इंटू मास ऑफ ओवर सन, इसके ऊपर के मास में वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, जिससे वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे होते हैं। दोस्तों मेनली 3 to 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स होते हैं। पहला आता है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ ब्लैक होल है और जो कि स्टार से फॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक ऐसे ब्लैक होल्स हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो कि एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन एक पहाड़ी जितना होता है। ये भी एक अजम्पशन है कि इनका साइज एक एटम जितना होता है। ये भी थ्योरेटिकली है, हाइपोथेटिकल है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरा टाइप ऑफ ब्लैक होल होता है सुपरमेसिव ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल्स का वजन इतना ज्यादा होता है कि 1 मिलियन सन्स को भी कंबाइंड कर दे उससे भी ज्यादा होता है, और ये इतनी बड़ी बॉल में फिट होंगे कि उसका डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच सुपरमेसिव ब्लैक होल्स होते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जो ब्लैक होल्स हैं उसे नाम दिया गया है साइगेट्रियस ASS, और जो इंटरस्टेलर फिल्म में ब्लैक होल्स दिखाया गया है उसे गार्गेंटुआ नाम दिया गया था। उसे भी एक सुपरमेसिव ब्लैक होल्स बताया गया। इसके अलावा भी साइंटिस्ट का मानना है कि एक फोर्थ टाइप ऑफ ब्लैक होल भी हो सकता है, जिसके बारे में श्योर नहीं कहा जा सकता। ये ब्लैक होल होंगे इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो कि स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमेसिव ब्लैक होल के बीच कहीं आते होंगे। हालांकि इसका प्रूफ अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। तो एक सीन जो आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा और एक जो फोटो जो आपने अभी देखी, उसे देखकर आपने समझा होगा कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल एक बॉल की तरह है जो कि सभी चीज को सकअप कर रही है। ब्लैक होल्स दिखने में एक्चुअली कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको मूवी वाला ब्लैक होल दिखा रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा HD और 3 डायमेंशनल है उस फोटो के कंपैरिजन में जिस फोटो को इंसानों ने हाल ही के कुछ सालों पहले लिया है। तो पहली चीज जो आप इस फोटो में नोटिस करोगे वो ये है ऑरेंज कलर की रिंग, जो कि ब्लैक होल के बाहर फॉर्म हो रहा है। इसको एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ये ब्लैक होल्स का काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होता है। ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारी गैसेस एंड डेब्रिस ब्लैक होल्स की तरफ आकर्षित होती है और उसके चारों तरफ फ्लोट करती रहती है। जैसा कि हमारे सन के चारों ओर प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं। यहाँ अंतर ये है कि ब्लैक होल्स के चारों ओर जो चीजें घूम रही है वो बहुत तेजी से घूम रही है और इतना ज्यादा हीट अप हो चुकी है कि वो फ्लोइंग फ्लूइड सा मैटर बन चुका है। लिटरली आग जैसे पार्टिकल बन चुके हैं, जो कि मिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्म है। जितना ज्यादा इसके नजदीक जाएंगे उतनी ही ज्यादा तेजी से इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाले पार्टिकल मिलेंगे। ये पार्टिकल एक दूसरे से इतने ज्यादा रब होते हैं कि कंप्रेस होते हैं कि इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलने लग जाती है, जिसमें मेनली एक्स रेज होती है। तो इस एक्रीशन डिस्क को बड़े ही सही ढंग से मूवी में दिखाया गया है। बस एक चीज गलत दिखाई गई है कि एक्चुअल में ये ऑरेंज कलर के नहीं होते। इंसानों की आईज एक्चुअली में एक्स रेज को देख ही नहीं सकती, क्योंकि एक्स रेज विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑरेंज येलोविश कलर देकर, ताकि हम दिखा सकें कि यहाँ पर कुछ है। इसका रियल कलर ब्लू कलर के ज्यादा नजदीक होगा। जब 2019 में ब्लैक होल की फर्स्ट फोटो ली गई थी, तब उसमें भी उन्होंने येलोइश कलर का यूज किया था इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक चीज जो आप इस फोटो में क्लियरली नोटिस कर सकते हो, जो कि आप शायद मूवी में ना करो, वो है ये साइड के पार्टिकल्स, जो कि ज्यादा शाइन कर रहे हैं दूसरे एरिया के कंपैरिजन में। इसका एक सिंपल सा आंसर है, जो पार्टिकल हमारी तरफ स्पिन हो रहे हैं वो हमें ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, और जो हमसे दूर स्पिन हो रहे हैं वो हमें डिम लग रहे हैं। ये होता है डॉपलर बीमिंग इफेक्ट। इस ब्लर सी फोटो को देखकर आप जान ही गए होंगे कि पार्टिकल आखिर किस दिशा में मूव कर रहे हैं। अगर इसका ब्राइट है तो हमारी तरफ आ रहे हैं, अगर ब्लर है तो हमसे दूर जा रहे हैं। अब मूवी वाले सीन की तरफ वापस आए तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि आप नोटिस करोगे वो है एक्रेशन डिस्क। एक ऑप्टिकल इल्यूजन देती है ग्रेविटी की वजह से। देखकर ऐसा लगता है कि इस ब्लैक होल के ऊपर और नीचे भी इस एक्रेशन डिस्क ने कवर कर रखा है।
ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर रही है। डिस्क का हिस्सा ब्लैक होल के पीछे छिपा है। जब हम इसे सामने से देख रहे हैं, वो लाइट जो निकल कर आ रही है वो ऊपर से निकल कर आ रही है। ग्रेविटी के चलते वो इतनी बेंड हो जाती है। अगर हम ब्लैक होल को टॉप व्यू से देखेंगे तो ये राउंड ही दिखेगा और डिस्क नॉर्मल तरीके से ही दिखेगी। ये इल्यूजन हमें तब दिखता है जब हम ब्लैक होल को साइड व्यू से देखते हैं। इसके अलावा जब आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो लास्ट आपको बस एक लास्ट लाइट का सर्कल ही दिखेगा। इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है कि लाइट ने ही ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है ब्लैक होल के अराउंड। लाइट किससे बनती है? फोटोन से। मतलब कि ये फोटोन से ब्लैक होल के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब यदि आप इस जगह पर पहुंचे तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि आपको आपके सर का पीछे का हिस्सा दिखाई दे, क्योंकि लाइट गोल गोल घूम रही है। इस पॉइंट के बाद ब्लैक होल में आता है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसको बाउंड्री इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद लाइट को भी ये बचकर नहीं निकलने देती, सब कुछ काला काला दिखाई देता है। यदि आप ब्लैक होल में गिर रहे हो और आपने इवेंट होराइजन को पार कर लिया है तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो आपके बच निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइट ही नहीं बच पाई तो इंसान बचेगा ही क्या। इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है जब ऊपर का स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल में गिर जाता है, जब ये इस इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो वो एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाते हैं। मूवी का ये हिस्सा टोटली इमेजिनेशन स्पेकुलेशन पे है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर इवेंट होराइजन में क्या होता है। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोड्यूसर ने वैसे नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट को हायर किया था इन सब सीन्स को साइंटिफिकली अरेंज करने के लिए। लेकिन जो चीजें जिनके बारे में साइंस ही नहीं जानती, उन सब चीजों के लिए इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया था। ब्लैक होल्स के अंदर क्या होगा, इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। इस थ्योरी में ब्लैक होल के सेंटर में जो जगह होती है उसे सिंगुलैरिटी कहकर बुलाया जाता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां पर स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफिनिट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेस टाइम के मैस में कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा वो मैस को उतना ही बेंड करेगा, और ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग इनफिनिटी तक पहुंच जाती है। तो क्योंकि हम जानते हैं रिलेटिविटी की थ्योरी से कि ग्रेविटी का असर टाइम, एनर्जी और बाकी सब चीजों पर भी होता है, तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इनफिनिट हो गई है तो यहाँ पे टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो होता चला जाएगा। लेकिन टाइम का इनफाइनाइटली स्लो होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्लैक होल में गिरे और कभी निकल पाए तो बाकी की दुनिया खत्म हो चुकी होगी? इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल थ्योरीज है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज है जो कि सजेस्ट की जाती है। इनमें से एक थ्योरी है कि इवेंट होराइजन में लाइट रिफ्लेक्ट होकर सिंगुलैरिटी तक जा रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पर हमें चीजें दिखाई दे। इंसानों ने ब्लैक होल के बारे में आज तक जो कुछ देखा है वो बस ये फोटो है, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से 10 अप्रैल 2019 में ली गई थी, जिसने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रूव किया था इसके थ्योरेटिकली प्रूव होने के पूरे 100 साल बाद। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो